गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर कौन सा है, फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में इंटरफेरेंस और उसमें बेसिकली इंटरफेरेंस से डिस्कस किया था। टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आज डिस्कस करेंगे और उनका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस प्रकार से बढ़ेगी और या घटेगी, या एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव किस प्रकार से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो उससे पहले हम टाइप ऑफ इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरफेरेंस डिस्कस किया था। सो दीज आर टू टाइप्स इंटरफेरेंस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। जिनमें हमने दो टाइप का बताया था बेसिकली, कौन कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेकेंड वन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेकेंड वन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस DE है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में होता क्या है कि दो या दो से अधिक वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं। इंटरफेरेंस होने के लिए दो या दो से अधिक वेव का एक निश्चित डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। और वो भी सेम, लगभग उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फेज सेम हो। तो लिख लेते हैं when two are more wave propagate, when two or more wave propagate in same amplitude nearly same frequency, same amplitude nearly same frequency, ठीक है ना। यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और फेज सेम डायरेक्शन होना चाहिए, इन सेम डायरेक्शन। Two or more wave propagate in same amplitude, nearly same frequency or same phase in same direction, ठीक है। Then the wave superimposed मतलब मिलेगी। then the wave superimposed, ऐसी स्थिति में क्या होगा, superimposed, then the wave superimposed and crust or trough fall
therefore the intensity or amplitude of resultant wave either यहाँ पे increases intensity or amplitude of resultant wave increases. Intensity or amplitude of resultant wave increases when two or more wave propagate in same direction, same amplitude, nearly same frequency or same phase, same direction, same medium, बहुत सारा चीज सेम है यहाँ पे. Then the wave superimposed and crust or drop fall on same point. एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही जगह पे दोनों के क्रस्ट या ट्रप मिल जाएंगे. इस कारण से therefore the intensity or amplitude of resultant wave increases. इस केस में इंटेंसिटी और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना. तो दो वेव आपको दिखा रहे हैं. एक वेव ये हो गई, इस तरह से वेव चल रही है. इस वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है. ये पॉइंट है इस वेव का क्रस्ट, इस वेव का ट्रफ है ये. इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट. क्या बोलते हैं, क्रस्ट. इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ. ठीक है. ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट है. मैंने कितने वेव बनाया अभी, वन वेव जब आगे प्रोपोगेट होगी तो यदि एक वेव है तो कुछ नहीं होना है, तब आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा. इंटरफेरेंस के लिए टू और मोर वेव होना जरूरी है. अब दो वेव बना दें, ऐसा बनाना है उनका फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड सब लगभग सेम हो. तो यहाँ पे बनाने में भी दिखे फेज सेम है. फेज सेम का मतलब एक ही जगह पे कट करेगा. एम्पलीट्यूड लगभग सेम है. ठीक है. बनाने में थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा. ये दूसरी वेव हमारी हो गई जो y2 है. दोनों का क्रस्ट यहाँ पे है, इन दोनों का क्रस्ट और क्रस्ट, इन दोनों का ट्रप और ट्रप, फिर इन दोनों का क्रस्ट, ट्रप और ट्रप मिलेंगे एक साथ, क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे एक साथ, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे तो एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा. यहाँ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और यहाँ नेगेटिव एम्पलीट्यूड. तो हमारा रिजल्टेंट वेव जो बनेगा उसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. इस तरह से ये रिजल्टेंट वेव है. क्या बन गया, रिजल्टेंट वेव. ये वाला हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेव. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड देखिए बढ़ गया ना. और कल मैंने बताया था इंटरफेरेंस में कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब यदि एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है. तो यहाँ एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट बढ़ गया, मतलब इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी. रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है. किसी का ए ले लेंगे, किसी का बी ले लेंगे. आगे उसको बना लीजिए. ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम. समझ आया क्या, क्लियर है सभी को? जल्दी बनाएं, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव में चले. तो
वेव का डायग्राम आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव में मैंने बनाया, पॉजिटिव निगेटिव साइन वेव बनाया। कैसा वेव बनाया है? साइन वेव। मतलब यदि फर्स्ट इक्वेशन हमारा है a sin ओमेगा टी, तो दूसरा इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब दोनों का फेज लगभग सेम है, फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है। फेज डिफरेंस क्या है? 0 है। आगे उसको 0 मान लेंगे। ये दोनों वेव का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इसको a sin ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड b ले लेता हूँ। एक का एम्पलीट्यूड a है, ये वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और ये बताता है फेज, ये एंगल, ये बताता है पूरा का पूरा एंगल। ओमेगा टी एंगल भी है और फेज भी है। इसमें फेज ओमेगा टी एक साथ है और इसमें ओमेगा टी प्लस फाई है। फाई बताता है फेज डिफरेंस। क्या बताता है? फेज डिफरेंस। जैसे इसमें 0 है तो फाई आपका 0 फेज डिफरेंस बताएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो एक का y1 है, y2 है। y1 फर्स्ट का इक्वेशन लिख दिया मैंने, ये वेव इक्वेशन है। ये क्या है? वेव इक्वेशन। आपने मैक्सवेल वेव इक्वेशन पढ़ा था, वहां फाई की जगह kx पढ़ा था। हमने वहां पे kx लिख दिया था, याद है? kx प्रोपगेशन कांस्टेंट था इन x डायरेक्शन का। यहाँ पे फाई ले रहे हैं, आप kx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या? तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। सेकंड नंबर हमारा क्या है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डायरेक्ट लिख देते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? when two or more wave superimposed then the intensity or amplitude intensity and amplitude लिख देता हूँ। Amplitude of resultant wave क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब डिक्रीजेस, उसमें इंक्रीजेस है, इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस हो जाएगा। और डिक्रीजेस में वेरी स्मॉल रहेगा, बहुत कम रहेगा। घटेगा लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बहुत कम होगी, वेरी स्मॉल होगी। रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। इस केस में कैसे होगी देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब सीधा सा पोज है, डिस्ट्रक्ट करना। एक वेव मैं ऐसे बनाता हूं, एक वेव हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमारी y1 वेव है, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t। और एक वेव यहां बनाते हैं, ये भी दोनों डायरेक्शन सेम में जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इधर है, दोनों का सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, बस एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से है। ये इस वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल जाएगा, क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, ठीक है ना। y इक्वल टू यहाँ पे d sin ओमेगा t प्लस फाई है, ठीक है ना। b मतलब a और b नियरली सेम है। यदि नियरली सेम है, मान लो ये 10 है तो ये -10। यदि इक्वल है, इक्वल नहीं है
नियरली सेम है तो 9.99, तो लगभग 0 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। क्रस्ट और ट्रफ क्या होंगे, मिलेंगे, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा इस पे, इसी एक्सिस ओरिजिन पे आ जाएगा। जो एम्पलीट्यूड इतना था वो सीधा रिजल्टेंट वेव का इतना हो जाएगा। ये हो गई आपकी रिजल्टेंट वेव। बताइए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है आपको? नियरली 0, डिक्रीजेस वेरी स्मॉल, ठीक है ना? कितना हो जाएगी, वेरी स्मॉल, घटेगी लेकिन बहुत कम हो जाएगी। समझ आया क्या? इंटेंसिटी और इसका एम्पलीट्यूड नियरली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव को लिख रहे हैं, द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव नियरली 0। कितना हो जाएगा? नियरली 0 हो जाएगा। देख सकते हैं आप वेव में, डायग्राम में, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का वेव है, दूसरा नेगेटिव एम्पलीट्यूड का वेव है, और दोनों एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिलेगा, तो जितना ये पॉजिटिव बढ़ेगा उतना ये नेगेटिव में, दोनों एवरेज सुपर इम्पोज जब होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब है मिलना। सुपर इम्पोज वर्ड का क्या मतलब है? मिलना। जब दो वेव मिले, 2 or more वेव सुपर इम्पोज्ड, मतलब 2 या 2 से अधिक वेव जब मिले तो किस प्रकार से मिलेंगे आपके सामने है, और उनका रिजल्टेंट क्या होगा वो भी आपके सामने है। तो कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, और डिस्ट्रक्टिव में घट के नियरली 0 हो जाता है। समझ आया क्या? क्लियर है? समझ आया? तो तीसरी वाली जो रिजल्टेंट वेव है वो तो दिख ही नहीं रही आपको। रिजल्टेंट वेव लगभग ये इसी पे आ गई ऐसे, उसका एम्पलीट्यूड जैसे ये ऐसे होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन जब एम्पलीट्यूड लगभग 0 हो गया तो वो सीधा लगभग स्ट्रेट पाथ हो गया। कैसा पाथ हो गया? स्ट्रेट पाथ हो गया वेव का, ये तो इसका एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया। समझ आया? बना दिया सबने? पॉइंट लिख लिया ये वाला, ये पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायग्राम बना लिया सबने? हो गया? दोनों का डायग्राम ध्यान रखेंगे। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस। अब हम लोग इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है ना, 2 वेव के लिए। तो जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट वेव इक्वेशन क्या है? द फर्स्ट वेव इक्वेशन y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t, मैं ऐसा मानता हूं। पहला वेव जो हमारा है यहाँ पे, हमने उस वेव को ऐसे से बना दिया। इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? स्मॉल a, और ये वेव y1 है। इसका एम्पलीट्यूड कितना बना दिया हमने?
एम्पलीट्यूड ए है, साइनोसोडल वेव है ना, कैसा वेव है, साइनोसोडल वेव। द सेकंड वेव इक्वेशन y2 इक्वल टू p साइन ओमेगा t प्लस फाई ले लेता हूं। सेकेंड वेव ऐसी है, लगभग वही है, सेम है, ये b हो गया, दोनों को अलग अलग मैंने बना दिया y2। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? एक एम्पलीट्यूड a, दूसरे का एम्पलीट्यूड b, नियरली सेम है, सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यदि एक्स एक्सिस ले तो एक्स एक्सिस है। अब दोनों क्या होंगी? सुपर इम्पोज्ड होंगी, तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आगे चलेंगे, क्योंकि दोनों को मिलना है। तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? y इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों वेव के इक्वेशन को, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है ना, ठीक है, फर्स्ट वेव इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, जिस प्रकार से वेव चल रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम निकालेंगे। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t प्लस फाइव। प्लीज बात ना करें, दोनों इक्वेशन को मैंने सुपर इम्पोज्ड कर दिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दिया। अब यदि आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया तो दोनों वेव एक दूसरे से मिल गई। अब क्रस्ट जहां मिलेगा वहां बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, ट्रफ जहां मिलेगा वहां नेगेटिव में बढ़ जाएगा, बढ़ना दोनों जगह है। क्रस्ट और ट्रफ जहां मिलेगा वहां कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या मिलेगा। अब आपको यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला। किसी को याद हो तो बता दो, क्या फार्मूला लगेगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या फार्मूला है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी। किसी को याद हो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला याद रखिए। तो हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह फाई अप्लाई कर दिया। साइन ए प्लस बी को मैंने ओपन कर दिया, तो क्या बन गया? साइन ए मतलब ओमेगा टी, कॉस बी, बी मतलब फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही है, समझ आ रहा है? इसके बाद क्या करेंगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस, इसको b को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, b साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, इस b का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा? अब ध्यान से देखें, इसमें a साइन ओमेगा टी, इसमें b साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी दोनों से कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? साइन ओमेगा टी। लिख लिया ऊपर, ये बना लिया है क्या? जल्दी बनाइए।
तो यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे? साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी कॉस फाई, कॉमन लिया हमने साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये लास्ट वाला टर्म एज इट इज रहेगा, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी कॉस फाई, इन दोनों से क्या कॉमन लिया? साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा a प्लस, यहाँ बचा b कॉस फाई, साइन ओमेगा टी वहां ले लिया, प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ कोई फार्मूला बनेगा, फिर से आप प्रयास करिए कि यही फार्मूला बन जाए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से फार्मूला बनाना है, तो हम लेट करेंगे इसमें, हम इस टर्म को कुछ मान लें, लेट a प्लस बी कॉस फाई इक्वल टू कॉस आर कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस फाई इक्वल टू आर कॉस थीटा। इस वाले को पूरा क्या मान लिया हमने? आर कॉस थीटा। आर इसका एम्पलीट्यूड, जैसे कोई पे वेव इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए साइन ओमेगा टी, ए उसका एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ आर उसका एम्पलीट्यूड लिख दिया। और दूसरा टर्म में क्या लिखेंगे? बी साइन फाई। दूसरा टर्म कितना है? बी साइन फाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम, कोई इक्वेशन बनाया अभी तक? 2 बना चुके हैं, 3, तीसरा इक्वेशन। ध्यान से देखिए मैंने क्या बनाया। पहले मैंने जो बनाया वो देख लीजिए। हमने इसको क्या लिख दिया? आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस, इसको क्या लिख दिया हमने? आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी वाला टर्म एज इट इज है, जो फाई वाले टर्म थे उनको मैंने मान लिया। यहाँ पे a प्लस बी कॉस फाई को आर कॉस थीटा और b साइन फाई को क्या मान लिया? आर साइन थीटा। ये बना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? r कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा? यहाँ इसको साइन को पहले लिख दें, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये फार्मूला क्या कहता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी। बी क्या है यहाँ पे? फाई है, थीटा है। बी क्या है? थीटा है। क्लियर है? तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं? आर साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या लिख सकता हूं? y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। ये क्या बन गया? ये आपको मिल गया रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? आर है। ये है रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। समझ आया क्या? दोनों का कंबाइंड वेव इक्वेशन, वेयर कैपिटल आर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। कैपिटल आर क्या है बोलिए? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है कैपिटल आर। वेव इक्वेशन लिखा आपने कभी? हमेशा वेव इक्वेशन क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी
ये जो ए होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। वेव का एम्पलीट्यूड हमेशा साइन के पहले या कॉस के पहले जो लिखा होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो ए साइन ओमेगा टी में ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। और ये होता है एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव आपके सामने आ चुकी है, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अब ये एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड की तरह होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। वो उसके टर्म में हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इसके बाद हम अब इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे आर निकालने के लिए। कैपिटल आर चाहिए मुझे। रिजल्टेंट वेव तो आ गई। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन क्या है? आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा, ठीक है। अब आर कैसे निकालोगे? और आर यदि नहीं आएगा, रिजल्टेंट वेव का जब एम्पलीट्यूड आएगा तभी रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी आएगी। क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? किसी को याद है? इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है? एम्पलीट्यूड पर। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो पहले आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालें। यहां तक लिख लिया आपने? फार्मूला हमने जो यूज किया है उसको आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फार्मूला ही नहीं याद रहता। अभी तो लगता है कि यार बहुत इजी है, जब करने बैठोगे तो लगेगा ये कहां से आया। इसलिए फार्मूले लिख लिया करिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड को क्या करना है? दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करना है। एलएचएस का एलएचएस में स्क्वायर करके ऐड करना, आरएचएस को आरएचएस में। तो एडिंग बोथ साइड द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3। एडिंग बोथ साइड द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करना है। एडिंग बोथ साइड द इक्वेशन बोथ साइड का स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3 सही होता है। तो ये वाले का पहले स्क्वायर कर लें, मतलब a प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर, a प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस b साइन फाइव का स्क्वायर इक्वल टू, इधर का हो गया ना, a प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर, b साइन फाइव का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है, इसका चाहे पहले ऐसा लिख दें, हम लोग बहुत समझदार हो इसलिए अच्छा लिखना पड़ेगा। आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितने लोगों को समझ आया? सबको आ गया ना? a प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस b साइन फाइव, दोनों का एलएचएस को एलएचएस, आरएचएस को आरएचएस तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्या करो इसको? अब क्या करें? इसको स्क्वायर हटा दें, इसका स्क्वायर हटाएं तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही लिखा है? समझ आया क्या? अब क्या करें, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ ले लें, बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos 5, 2ab cos 5 इक्वल टू, इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 10th में आइडेंटिटी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, याद है किसी को? कितना हो जाता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी 1 हो जाएगा और इधर ये भी 1 हो जाएगा, दो टर्म 1 हो जाएंगे, हो जाएगा। दिख रहा है सबको? इसको नहीं दिख रहा है तो क्या बचेगा, बोलिए जल्दी, ए स्क्वायर प्लस यहां बचेगा बी स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 2ab cos 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या बन जाएगा, बोलिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। ये क्या मिल गया आपका, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? ये क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये जो एम्पलीट्यूड मिला है, ये इंडिविजुअल वेव y1 का एम्पलीट्यूड A, y2 का एम्पलीट्यूड B, मतलब A और B के रूप में मिला। अच्छी बात है, चाहिए भी था। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, ऐसा फार्मूला आपने कभी पढ़ा था 11th में, वेक्टर में लॉ ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन में लॉ ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था, ठीक है। रिजल्टेंट r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर में ही फार्मूला वही है, बस यहाँ पे a और b एम्पलीट्यूड हो गए, वहां पे दो वेक्टर थे। समझ आया क्या? तो हमने रिजल्टेंट वेव निकाल लिया, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव का हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। अब आगे बढ़ेंगे और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है ना? यहाँ तक लिख लिया सबने, इसको मिटा दें। कैसे आया, सभी को समझ आया क्या? अब कंस्ट्रक्टिव के लिए चलेंगे, तो यदि इसको और आगे बढ़े एक्सप्रेशन में, तो यहां से लिखेंगे we know that, क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते। इंटेंसिटी of wave is directly proportional to, intensity of wave is directly proportional to square of amplitude। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, r क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, कल ही लिखा था, लिखा है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो I इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब बताइए I इक्वल टू के, आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, ये हो जाएगा। के का अंदर गुणा मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 के ए बी
cos फाई। ये बन गया। अब हमें आप बताइए, जो पहला वेव है, यदि मैं यहां पे लिखना चाहूं, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूं। जब हमारा वेव क्या है, हमारा पहला वेव क्या है बोलिए, A sin ओमेगा t। तो इसकी इंटेंसिटी यदि मैं लिखना चाहूं तो I1 प्रोपोर्शनल, इसका एम्पलीट्यूड क्या है A, तो I1 प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, I1 इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, I1 इक्वल टू के ए स्क्वायर। दूसरी वेव हमारी है Y2 इक्वल टू B sin ओमेगा t प्लस फाई। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है B, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ I2 इक्वल टू के B स्क्वायर। समझ आया क्या? तो इस इक्वेशन में देखिए, के ए स्क्वायर की जगह मैं I1 लिख दूं, के बी स्क्वायर की जगह I2 लिख सकता हूं, और के ए बी की जगह क्या लिख दूं, कोई बता दो, के ए बी की जगह क्या लिख दूं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा, I1 और I2 बराबर, इधर LHS LHS, इधर के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, I1 I2, के इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। तो यहां से इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट लग जाएगा, रूट I1 I2 बराबर के ए बी। अब ये रिप्लेसमेंट हमें करना है, ध्यान समझिए, के ए की स्क्वायर की जगह I1, के बी की स्क्वायर की जगह I2, और के ए बी की जगह रूट I1 I2, के ए बी की जगह रूट I1 I2, ये लिखेंगे। तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, बोलिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी बन गया। ये इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी का इक्वेशन बन गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक? अब हम चलते हैं केस फर्स्ट में। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चलेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और हमारी इंटेंसिटी क्या होगी। तो जो हमारा यहाँ पे टर्म है cos फाई, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो कि cos मैक्सिमम हो, फाई की वैल्यू 1, मतलब cos फाई इक्वल टू 2n पाई, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई पे प्लस 1, 2 रखेंगे 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, मतलब मैं लिख सकता हूं cos फाई इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई cos फाई, सॉरी फाई की वैल्यू, फाई इक्वल टू 2n पाई
तो 2n पाई यदि रखते हैं इस पाई पे, तो cos फाई की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? +1, जो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी बोलिए? हमें यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करनी है तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करनी है, हमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है, ऐसी बात करनी है कि cos फाई कहाँ मैक्सिमम होगी। तो cos फाई की वैल्यू रेंज जो होती है वो -1 से +1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होती है, मिनिमम वैल्यू जो है -1 होती है। बड़ा है। अब यदि ये वैल्यू मैं रखूं तो हमारा r जो है, r का इक्वेशन क्या है? a² + b² + 2ab cos फाई की जगह 1, जो हमारा r मैक्स निकलेगा बोलिए वो कितना निकलेगा? a² + b² + 2ab cos फाई की वैल्यू क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, तो r मैक्स इसको क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो r मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए? a + b हो जाएगी। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया, a + b मिल गया। कितना मिल गया? a + b मिल गया। समझ आया क्या? स्क्वायर से रूट हट गया तो r मैक्स कितना मिल गया? a + b मिल गया। I मैक्स कितना मिलेगा बोलिए? I मैक्स कितना मिलेगा? I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 यही मिलेगा। cos फाई वैल्यू 1 कर देंगे, बाकी यही मिलेगा। तो I1 + I2 + 2 रूट I1 I2। अब देखिए, मैंने कल आपको ये 2 पॉइंट लिखाए थे। पॉइंट ये लिखाया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हमेशा ज्यादा होगी। किससे होगी ज्यादा? I1 + I2। मतलब ये जो टर्म है, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? I1 और I2। I1 की वैल्यू निकालें, I2 की वैल्यू निकालें। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है 2 रूट I1 I2, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, तो ये तो हमेशा ज्यादा आएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब, यदि हम I1 2 लिखो और I2 4 लिखो तो I1 + I2 कितना होगा? I1 + I2 कितना होगा? 6। ठीक है ना? और I मैक्स कितना होगा? 6 से भी ज्यादा होगा। 2 + 4 + 2 इंटू ये 6 × 2 समथिंग ज्यादा जाएगा। मतलब ये कंडीशन मैंने कल लिखा था कि जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमेशा क्या होगी? ज्यादा ही होगी। दोनों की इंटेंसिटी से हमेशा ज्यादा होगी और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? R मैक्स समझ आया? अब आप डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखिए। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो गया, अब डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये पॉइंट एक लिख लीजिएगा, ये ग्रेटर देन हमेशा रहेगा I1 + I2 के। ये हमेशा ग्रेटर देन किसके रहेगा? सम ऑफ I1 + I2। यहां से क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चलेंगे। या इसमें केस एक लगा देंगे। केस में क्या होगा? A और B क्या है? नियरली सेम है। इफ A = B, देन यदि A और B नियरली सेम है तो R मैक्स कितना हो जाएगा? बोलिए। A = B = A रख दो तो A + A कितना? 2A। मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और I मैक्स कितना हो जाएगा? I मैक्स में भी फार्मूला कहाँ गया I मैक्स का? ये I1 I2 के रूप में। तो I1 और I2 को I रख दो, पुट I1 = I2, नियरली सेम एम्पलीट्यूड, तो कितना बन जाएगा I मैक्स?
आई मैक्स कितना मिल जाएगा, I1 प्लस 2, ये भी I1 हो जाएगा, I1 इंटू I1, आई रूट हट जाएगा ना, तो 2I1 प्लस 2I1 मतलब I1 प्लस 2I1 इक्वल टू 4I1। इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4I1। कब होगी, जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का एम्पलीट्यूड A और B सेम हो जाएगा तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। समझ आया, I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। क्लियर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है। I max इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है ना, R max 2 टाइम्स ऑफ A। फॉर डिस्ट्रक्टिव किस सेकंड लिखेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करना है आपको, 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई रख देंगे, मतलब ऑड नंबर पे। ऑड नंबर पे ये वैल्यू क्या देगा हमेशा, -1। -1 का मतलब क्या है, ये मिनिमम। समझ रहे हैं, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, मैक्सिमम +1। तो 2n पाई पे कॉस हमेशा पॉजिटिव देगा। 2n-1, n की वैल्यू 1 रख दो, तो 2 - 1 1, cos पाई बचेगा, cos पाई -1, cos 3 पाई -1, 5 पाई -1, ऑड नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ माइनस हो जाएगा। R max की जगह क्या लिखेंगे, मिन लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मिनिमम। क्या मिलेगा, A माइनस B। इस बार एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा, A माइनस B मिल जाएगा। और यहाँ I में क्या हो जाएगा, यहाँ I में भी यहाँ माइनस हो जाएगा, cos फाई की जगह -1 तो यहाँ माइनस। क्लियर है, अब I मिनिमम जो होगा क्या होगा, लेस देन सम हो जाएगा। मतलब अब आपका जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। समझ आया क्या, I मिनिमम लेस देन I1 प्लस I2। अब इस केस में यदि A इक्वल टू B है तब कंस्ट्रक्टिव को लिख लिया ये। अब डिस्ट्रक्टिव में यदि A इक्वल टू B है तब क्या रखोगे, यहाँ A माइनस B, मतलब A माइनस A, ये क्या हो जाएगा, तो R मिनिमम क्या होगा बोलिए, आपने डायग्राम में भी देखा था, नियरली 0 था ना, याद है का, ऐसे बनाया था आपने, यही बनाया था कि नहीं, रिजल्टेंट यही बनाया था। यदि ये y1 है, ये y2 है, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या था, डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या था, पता ही नहीं। कई लोगों को जानने की जल्दी है तो समझे नहीं आ रहा। रिजल्टेंट, डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या था, नियरली 0, क्योंकि ये क्रस्ट और ट्रम मिले थे, 0 कर दिए थे। और कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम था। तो R मिनिमम क्या है इसका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्टिव का 0 है। कितना है, 0 है। ऐसे इंटरफेरेंस बताओ, या माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। I मिनिमम क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखना है। ये लिख लिया आपने। R max और I max में क्या रिलेशन है, 1 मिनट बस, इनमें क्या रिलेशन है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि I max अपान I min की बात करें, तो यहाँ पे R max का स्क्वायर लिखोगे और यहाँ R min का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो I max डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R max का स्क्वायर, I min डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R min का स्क्वायर। और R max की वैल्यू क्या लिखे हो आप, A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। R max की वैल्यू कितनी है, A प्लस B, और R माइनस B, R मिनिमम की वैल्यू कितनी है, A माइनस B। एक नया रिलेशन आपको ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ I max टू द I min, व्हाट इज द रेशियो ऑफ I max टू द I min इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में पूरा। तो यही सारे के सारे क्वेश्चन भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, थ्योरी भी है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव यही वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।